फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 47% कम हो गई है। कई लोगों का कहना यह है कि शायद ट्विटर के क्रैश करने से पहले ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी। लेकिन 75% जो आपकी डिफॉल्ट की रेशो आ गई है, 70 कदम आपने आगे बढ़ाए हैं 6 महीनों में। क्या किया आपने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ? सो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए। दुकानें जो हैं वो 8 बजे लाजमन बंद करें, बिजनेसमैन के पास जाएं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं। भाई साहब, मुल्क में मुश्किल वक्त है। कश्मीर के मसले के ऊपर हमारे एक पार्लियामेंटर ने ऋषि सुनक से रब्ता किया। ऋषि सुनक को ये कहा कि भाई इंडिया के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी से बात करो, इंडिया से बात करो और कश्मीर का मसला हल करवाने की कोशिश करो। ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इशू है। उन्होंने ये जवाब दिया कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं कश्मीर का मसला पेश करके इंडिया के साथ अपने रिलेशन को नहीं खराब करना चाहता। कुछ भी हो जाए, इंडियंस जो है वो अपने इंडिया के साथ लॉयल हैं, भले वो प्राइम मिनिस्टर बन गया वहाँ का, लेकिन दे आर लॉयल टू इंडिया। देखिए, इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे। कश्मीर जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है। और ये CNN का आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि देयर इज अ राइज ऑफ अ न्यू पावर इन एशिया एंड इट्स नॉट चाइना। आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। हिलाली साहब, ब्रेन ड्रेन भी तो हो जाता है ना, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ब्रेन है ही नहीं। अच्छा, माफ करिए, ब्रेन है ही नहीं ड्रेन करने के लिए। पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अलग अलग क्षेत्र में पाकिस्तान की तबाही हर रोज़ उसकी न्यूज़ आती रहती है। चाहे वो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन की बात हो, चाहे ईरान के साथ हो, इंडिया के साथ तो हमेशा 36 का आंकड़ा चलता ही रहता है। ऊपर से यहाँ पर FDI के नाम पर पाकिस्तान के अंदर 0 रुपया आ रहा है। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान जो भी परचेसिंग कर रहा है, बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है, उसमें भी लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर, मतलब मिलियंस और बिलियंस डॉलर में उनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। जब कहीं से 1-2 बिलियन की लोन भी मिल जाती है या फिर उधार पर पैसा मिल जाता है, तब पाकिस्तान का मार्केट, शेयर मार्केट जो है वो थोड़ा अप चला जाता है। क्यों? क्योंकि उधार का पैसे मिल गए हैं। ज़रा सोचिए इस कंट्री की बेसिक सिचुएशन सोचिए। अब इंडिया के अंदर होता है कि 20, 25, 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो तब शेयर मार्केट में थोड़ी मूवमेंट होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट जब आता है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कंट्री जो 1947 में आज़ाद हुआ था, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा भी था कि वो इंडिया से भी अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन आज देखिए कटोरा मतलब हर जगह पर उनको घुमाना पड़ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए हैं। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो हर रेजीम से डबल हो रहा है। उसके रेजीम के समेत इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हेमरेजिंग। और वो क्या कह रहा है, इसका वजह क्या है? इनएफेक्टिव गवर्नेंस और पैथेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी। और जैसे औरिया साहब ने कहा, 50% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जितने आपके बच्चे 50% स्कूल के बाहर हैं। 2000 बिलियन रुपया खर्च हो रहा है उनके स्कूलिंग पे। और पॉपुलेशन का जो बड़ा इंक्रीज हो रहा है, वो कह रहे हैं 5.5, कोई और कह रहे हैं 7
मिलियन अ ईयर। इस मुल्क में इस वक्त औरत तो है, वो कह रहा है बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? और मैं आपको और कुछ स्टेटिस्टिक्स दूं जो उसने नहीं दिया है जी। 13 मिलियन बेल्स कॉटन के आप प्रोड्यूस करते थे 20 साल पहले। इस वक्त 6 और 7 मिलियन आप प्रोड्यूस करते हैं, और आपको 1 मिलियन बेल का 1% ऑफ GNP का नुकसान हो रहा है। सही। आपके बीज, आपके वो पहले भी मैं कह सकूं, आपके बीज और सीड क्वालिटी 9 गुना ज्यादा हिंदुस्तान के पंजाब में वीट उगता है पर एकड़ आपसे। क्यों? 200 गज का फासले पे। वो क्या है, वो क्या कमाल किया है उन्होंने सीड डेवलपमेंट की है, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट ठीक किया है। कश्मीर के मसले के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को खुद कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को उसे आज़ाद करवाना है अपने बलबूते पे। किसी की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी जो इंटरफेरेंस है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि ये आज़ाद हो और ना जो है वो उसके लिए कोई एफर्ट करेंगे। वो जस्ट डिवाइड एंड रूल जो है वो प्ले कर रहे हैं बस। सर हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए सिवाय नारा लगाने के अलावा? ये देखें, हमने तो अपनी जो हमारी अप्रोच है, हमें तो उसमें उसकी जो है अंदर ही काम करना है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है और ना इन्होंने जो है वो कोई स्टेप लेना है। सर जहाद करने से पहले हम कश्मीरियों से ना पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं? कश्मीरियों से सर क्या पूछना है? हर साल जो है वो सिर्फ एक तराना लगा देते हैं और 2 मिनट का जो है वो बस उसके कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनसे पूछ के क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए? एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। मैं अगले दिन बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, किसी हमारे भारतीय दोस्त ने लिखा था कि गूगल हैज बिकम द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। यस। उनकी मोनोपोली भारत के अंदर डिस्कशन हो रही है कि उनकी मोनोपोली किस तरह तोड़ देंगे। आपकी सोच और उनकी सोच में ये मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं बैशिंग नहीं कर रहा, ये कह रहा हूं अगर आप कोई चीज अच्छी बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें यार किसी। आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। कश्मीरी लड़ रहे हैं ना जंग इंडिया के साथ, बातचीत भी कर रहे हैं। सर कौन से कश्मीरी लड़ रहे हैं इंडिया से? उनकी साइड के तो नहीं लड़ रहे सर। क्या हो गया? क्या क्या करते हो? बुरहान वानी कौन था? एक मिनट, बुरहान वानी कौन था? बुरहान वानी टेररिस्ट था, है ना? तो उनके लिए था ना? हाँ, तो ठीक है, उनके लिए था ना, मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए वो लिबरेशन फाइटर है। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। वर्ल्ड बैंक के हवाले से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने थम्स अप दिया है इंडिया को और ये कहा है कि 6.9% का इजाफा होने वाला है इंडिया की GDP में। यकीनन पाकिस्तान का नाम भी इसमें है, सऊदी अरेबिया का नाम है, चाइना का नाम है और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम इसमें शामिल है। सर खबर जो है ना वो ये है कि हमने जून के एंड तक पाकिस्तान में $16 बिलियन की अदायगी कर दी है कर्जों की।
सर बड़ी हमारी सिक्योरिटी तो हो। मनता की अलग होती है ना सर। अगर अगर नहीं, अगर अफगानिस्तान सॉरी अगर बलूचिस्तान में कुछ हो तो हम कहते हैं जी टेररिस्ट है, और अगर आजाद उधर कश्मीर साइड में कुछ होता है तो हम कह देते हैं जी वो तो आजादी की जंग लड़ रहे थे। हमारी वो दो लिबरेशन की जंग देखें डबल फेस नहीं, सर, इसी को तो डबल फेस कहते हैं। 1000 कंटेनर खड़ा हुआ है कराची की पोर्ट के ऊपर, क्लियर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, गूगल की पेमेंट्स नहीं दे सकते, पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6 लाख की बड़ी फौज है, 225-30 मिलियन की आबादी है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी ये बात की कि ये एक तरफा रिपोर्ट है और हमारे साथ इसमें ज्यादती की गई है। आपने उनके मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हैं कि वो जंग भी ना लड़े। तो सर हमने भी तो बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, फिर वो भी जंग ना लड़े। कौन कहता तो है छोड़ कब्जा दें किया हुआ हम। है? कौन कहता है बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है? सर हिस्ट्री पढ़ लीजिए ना ये आप कौन भी। सी थॉट है, कहां से सीखी है ये आपने थॉट? नमस्कार दोस्तों, कई सारे पाकिस्तानी हैं जो आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रही थी या फिर पत्थरबाजी हो रही थी या फिर जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी थे वो यहाँ पर हर रोज़, खास करके शुक्रवार मतलब जुम्मे की जो नमाज होती है या फिर मस्जिद में जाना होता है उसके बाद पत्थरबाजी किया करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें चुप हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। चाहे वो कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे मुफ्ती की पार्टी, अब्दुल्ला की पार्टी, कांग्रेस की यहाँ पर भी प्रेजेंस है, तो ये सारी जो पार्टियां हैं वो भी अब चुप हो गई है। वो ही ना ही अब वहाँ के लोगों को मतलब प्रोवोक कर पा रही है। अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो सिनेमा की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, लेकिन आज भी पाकिस्तानी ये बात मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि ये कड़वा सच है। वो आज भी यही चीज़ को रिपीट करते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर जद्दोजहद चल रही है, जद्दोजहद। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सर हम इन दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात क्यों करते हैं सर? हम डायलॉग क्यों करते हैं टीटीपी वालों के साथ? सर मारे किस्सा खत्म करें। हाँ, ये देखें, ये देखें, एक बात सुनिएगा। मैंने पहले भी कहा आपसे, मैंने अमेरिकन को कहा था टॉक टू तालिबान। मेरी फेसबुक पे देख लीजिएगा, एक मेरे से इंटरव्यू किसी ने कहा था टॉक टू तालिबान। क्यों? इसलिए कि तालिबान कौन है? अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त आज आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। कश्मीरी लड़ रहे हैं ना जंग इंडिया के साथ, बातचीत भी कर रहे हैं, इंडिया कर रही है ना बातचीत। मैं भी यही कहता हूँ, बातचीत करेंगे, वो पाकिस्तानी है। सर कौन से कश्मीरी लड़ रहे हैं इंडिया से? उनकी साइड के तो नहीं लड़ रहे। सर क्या हो गया? क्या क्या करते हो? बुरहान वानी कौन था? एक मिनट, बुरहान वानी कौन था? सर इस तरह की तहरीकें तो सर हमारी भी उठती रहती हैं सर, कभी बलूचिस्तान में से उठती हैं। सर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? करो भाई, एक्सेप्ट करो ना। मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ सर, हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना, हमने बलूचिस्तान एक्सेप्ट किया ना हमने ये। लेकिन सर उनका सर इस किस्म की चीज नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे बातचीत, आपको लगता है ये समझेंगे बात को? बात उससे की जाती है ना जो समझेंगे। देखें जी, बात करनी पड़ती है। आप भूल जाएं, आप क्या चाहते हैं? मजीद लोग मारना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? और जवान बच्चे मरें? आप क्या चाहते हैं? और एलिनेशन हो? आप क्या चाहते हैं? सर हमारी तो मनता की अलग होती है ना सर। अगर अफगानिस्तान सॉरी अगर बलूचिस्तान में कुछ हो तो हम कहते हैं जी टेररिस्ट है, और अगर आजाद उधर कश्मीर साइड में कुछ होता है तो हम कह देते हैं जी वो तो आजादी की जंग लड़ रहे थे। हमारी मतलब तो यहाँ पे यहाँ भी बोला करें कि आजादी की जंग लड़ रहे थे। बलूचिस्तान में भी फिर आजादी की जंग ही हो रही होगी ना। तो उनके लिए आजादी की जंग है ना, मेरे लिए टेररिज्म है। हाँ तो बिल्कुल इसी तरीके से कश्मीर उनके लिए टेररिज्म है। बुरहान वानी टेररिस्ट था ना, तो उनके लिए था ना। हाँ तो ठीक है, उनके लिए था ना, मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए वो लिबरेशन फाइटर है। सर सेम वही है बात यहाँ पे अफगानिस्तान वो बलूचिस्तान पे भी फिट आ जाती है फिर। मतलब हमारी वो लिबरेशन की जंग देखें, डबल फेस सर, इसी को तो डबल फेस कहते हैं। एक मिनट ठहरो, एक मिनट आरजू। गलत ओपिनियन और गलत वर्ड नहीं है। अमेरिका के लिए तालिबान क्या थे? हाँ जी बोले ना। अमेरिका के लिए सर, अमेरिका के लिए तो जाहिर है उनके लिए तो फिर वो टेररिस्ट ही होंगे ना तालिबान। क्यों? तो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर हो गए। बिल्कुल है, वो फ्रीडम फाइटर है। अच्छा आजादी है ना। आपने उनके मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हैं कि वो जंग भी ना लड़े। तो सर हमने भी तो बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, फिर वो भी जंग ना लड़े। कौन कहता है? छोड़ दें हम।
सर सब कहते हैं, सारी दुनिया कहती है सर। आरजू गलत बात ना करें। आप कहते हो हमने बलूचिस्तान पे कब्जा, कौन कहता है बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है? सर हिस्ट्री पढ़ लीजिए ना। ये कौन सी थॉट है, कहाँ से सीखी है ये आपने थॉट? कहाँ से सीखी है कि हमने बलूचिस्तान पे कब्जा किया? बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ सर, वो जबरदस्ती बनाई गया ना, वो तो अलग कंट्री थी। कौन कहता जबरदस्ती बनाया? किसने कहा ये आपको? कहाँ लिखा है? हिस्ट्री खोलो, हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री के ही बता रही हूँ सर, मैं आपको भेज दूंगी सर, मैं आपको भेज दूंगी, मैं आपको भेज दूंगी, आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। खान ऑफ कलात ने क्या किया था? खान ऑफ कलात ने क्या किया था? कायद आज़म के साथ क्या किया था? एनेक्सेशन हुई थी क्या? जबरदस्ती हुई थी? कश्मीर में अगर ऐसा ना करते हो तो फिर कश्मीर में क्या हुआ था? महाराजा ने क्या किया था? सर आप नहीं मानेंगे सर, आप नहीं मानेंगे सर, आप नहीं मानेंगे। गलत बात करोगे तो नहीं मानूंगा, आप गलत बात करोगे तो नहीं मानूंगा, बिकॉज आप गलत मैं गलत नहीं कह रही सर। हमने ठीक है, हमने कर लिया, हमने अपना हिस्सा बना लिया जबरदस्ती बलूचिस्तान को। ठीक है, कैसे, किस जगह पर जबरदस्ती हुई थी? किस जगह पर बताओ ना मुझे भी, कहाँ जबरदस्ती हुई थी? मैं तो आपको बता रहा हूँ, खान ऑफ कलात ने कहा था वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पूरे NWFP में रेफरेंडम हुआ था, सरों ने कहा था वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ से ये बलूचिस्तान में क्या हुआ था? खान ऑफ कलात ने कहा था ना। लेकिन सर तो फिर सर वो लोग क्यों नहीं मानते सर? फिर वो ये क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। अब ये तो हमें समझ आ रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। ये तो आप जिससे भी बात करें, इकोनॉमिस्ट से, जिनसे भी, इकोनॉमी से, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात भी की है, पढ़ा भी है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो पंजाबी कहते हैं पल्ले कख नहीं रहा। दैट इज अ चैलेंज, मीन्स कि राह कुछ नहीं, मतलब हर रोज यही बात हो रही है। अभी मैं देख रहा था जो ग्लोबल फाइनेंशियल न्यूज़ आप देखें तो आई थिंक ब्लूमबर्ग मैंने देखा पहले शाम को, तो उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो उसने जो सुकूक बॉन्ड के पैसे शैसे भी दे लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन जिसे आप कह लें कि 1000 कंटेनर खड़ा हुआ है कराची की पोर्ट के ऊपर, क्लियर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, गूगल की पेमेंट्स नहीं दे सकते जो एप्लीकेशंस परचेज कर रहे हैं, पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6 लाख की बड़ी फौज है, 225-30 मिलियन की आबादी है, ज़मीनें सारी हमने जो हैं वो जो उनको हाउसिंग सोसाइटियां बना दी हैं, गंदम चावल जो है वो इंपोर्ट पे लगा दिए हैं, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो पैसा आ रहा है उसके साथ अयाशियाँ कर रही है, सियासतदान जो है ब्यूरोक्रेसी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अफसोस के साथ के बजाय इसके कि हम इस पे मातम करें कि यार इस तरह के वाकयात रोके, हम इस पे मातम करें कि हिंदुस्तान का नाम क्यों शामिल नहीं है। पिछले साल शामिल था, गालिबन मुझे जितना याद पड़ रहा उसे भी लास्ट ईयर शामिल था, 2-3 साल मुसलसल शामिल था, अब नहीं है, अब नहीं है, हमारा शामिल है। मैं नहीं कहता कि सारी चीजें सच्ची होंगी, लेकिन सारी झूठी भी नहीं होंगी। ये एक वाकया मैंने आपको बता दिया, अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ, 6 दिसंबर का वाकया है, 2 या 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, कोई इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और इसका सारा कुछ मौजूद है, सब कुछ। अगर किसी को चाहिए तो आई कैन शेयर दैट विद यू पीपल। तो ये है असल कहानी जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ जाते हैं, बजाय हमें आगे बढ़ने की कि यार जब आपने उनको खत्म कर दिया, कहते हो कि आप नहीं है मुस्लिम, वो कहते हैं यार ठीक है भाई, हम कहते हैं नहीं है, तो बाकी तो आप उनको एजुकेशन में उनको आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जॉब्स में उनको आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। यार कौन सी चीज है जिसमें आप उनको तंग नहीं करते? आपने उनकी जिंदगी अजीरन करके रखी थी। फिर सिंध के अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ जो कुछ होता है, क्या कम है वो चीजें कम है? वो कहते हैं जी ये झूठ बोल रहे हैं सारे लोग, कहते हैं सब झूठे हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। सर जो केसेस आते हैं और बेचारों के केसेस FIR तक दर्ज नहीं होते, और वो मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट से लेके और बड़े से बड़े जर्नलिस्टों तक वो बेचते हैं अपनी चीजें। वो पागल है क्या? वो फारिग बैठे हुए कि वो ये करते रहे, कभी वो इस्लामाबाद का चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो कराची का चक्कर लगा रहे हैं। नहीं,
वो परेशान है इसीलिए। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भाई अदनान ये देखो मेरे ये कह रहा है कि साहब हवाई हमले कर दो अफगानिस्तान के अंदर, जहां से ये लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए। जो दहशतगर्द हैं, हमलावर हैं, वो ये जंग हार चुके हैं। रियासत पाकिस्तान ये जंग जीत चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास अब ड्रोन कैपेबिलिटी भी है, वो टारगेटेड इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। और जिस तरीके से एक नई तंजीम वहाँ पे टीटीपी के एक और लॉन्च कर दी गई है, जिहाद इस्लाम पाकिस्तान की नाम की एक जिसको कहते हैं पार्टी तंजीम, जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, हाँ तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम की। उन्होंने कहा बेजार हो गए हैं लोग आप, और उन्होंने तो ऑप्शंस भी सामने रखी हैं कि बातचीत करें, और अगर बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर टेक द वॉर इनटू देयर लैंड। अब पाकिस्तान बोलता है हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। और इस हमले के बाद दहशतगर्दों ने खतरनाक वीडियोस जारी की हैं जो कि इस हमले की वीडियोस हैं। जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भारत से तेजस खरीदने के लिए सोच रही है। कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना कि भाई तुम गलत बोल रहे थे। तालिबान ने भारत से तेजस खरीदा, ये पाकिस्तान का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि भाई अफगानिस्तान के जो तालिबान है और पाकिस्तान के बीच में कभी भी सुलह नहीं हो सकती। हम उन दोनों के बीच में एक डोरन लाइन करके एक बॉर्डर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन तालिबान उसको मानते नहीं है और जब चाहे तब टीटीपी के द्वारा या फिर खुद की आर्मी के द्वारा वो हमले करवाते हैं। और जब पाकिस्तान वहाँ पर फेंसिंग करवाने की भी ट्राई करता है तो वो फेंसिंग उखाड़ कर फेंक देते हैं और ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो तालिबान है वो इस चीज़ को सुन भी नहीं रहे कि नहीं हमें ये करना चाहिए या फिर वो नहीं करना चाहिए। ऊपर से जब पाकिस्तानी आर्मी पर कई बार हमला कर देते हैं, टीटीपी के थ्रू हमला करवाती है जो तालिबान है वो, और फिर तालिबान उसको डिसोन भी कर देते कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी या फिर पाकिस्तान करे तो करे क्या, अब टीटीपी को ढूंढे कैसे, क्योंकि वो तो दौड़ कर चले जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो उसके बाद बात हुई कि भाई यहाँ पर हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, ड्रोन से स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार करके देखो, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और फिर जैसे ये तालिबान अमेरिका के सामने लड़े थे ना, आप तो उनके सामने कुछ नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये डिफरेंट कहानी, लेकिन मेरा ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिनको हमने होस्ट करते रहे, जिन पे हमने तो इस उन्हें कहें कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ऐसा करें, आप ऐसा करें, चूंकि आपका शुगल है, आपको जिहाद की आदत हो चुकी है, आप उससे बाज नहीं रह जाते, तो अक्सर औकात सर वो शौक हमसे पूरा कर लिया करें। ये करें, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जो बच्चे कल जो हैं भाई, वो जिन माओ के बेटे हैं उनका क्या कसूर है? आप उनको क्या ये नहीं, क्या वो हमने मरवाने के लिए रखे हुए हैं माँ पे? सो डिप्लोमेसी फेल होगी आपके। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड देयर, आई टोटली एग्री विद कामरान। अब जो अगला ऑप्शन है उस ऑप्शन का रिएक्शन, वो अगला ऑप्शन जो है वो, मैं तो एक तो क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट। मैंने तो कल एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने जज्बात का इजहार किया था। हिंट किया है कामरान साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट्स जाने, उनका काम जाने। और मेरा ख्याल है कि अगर मुझे ऑथेंटिक खबर भी हो तो मुझे जब तक वो हमला ना हो तो मुझे रिवील भी नहीं करनी चाहिए स्क्रीन पे। ये तो ये नहीं कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी होगी और माय पार्ट। बढ़ती मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भाई अदनान ये देखो। मेरे जवानों की जो शहादत है, ऑफ कोर्स, मतलब देखें, हम एक ऐसे 25 जवान शहीद हो जाएं सर, ये बहुत बड़ा लॉस है बाबा। ये कोई एक वाकया नहीं हुआ ना, अब रिसेंटली देखो गिनवा दिए कितने। तुम्हें याद है वो बेचारे वो पुलिस वाले कितने, वो जिस दिन मस्जिद में को तकरीबन पेशावर वाले ऑलमोस्ट 100 थे यार, ऑलमोस्ट 100 यार। अच्छा, फिर हमारे आम शहरों गलियों मोहल्लों में तो क्या करते हैं? अटैक का जो ट्रैक था वो भी अफगानिस्तान से मिलता था, पेशावर वाले। तो मेरे भाई अब कब तक
तुझको कितनों का लहू चाहिए? तो डिप्लोमेसी इनफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्लीज ये अपने ये जो तुम्हारे अंदर एक मुन्ना सा हेनरी किसिंजर बैठा हुआ है ना, उसको कहीं और पूरा कह रहे हैं, बट शौक। इनफ इज इनफ, यू हैव टू सेंड द मैसेज। और स्पेशली कि अब तो हमारे, अबे अफगानिस्तान में टीटीपी कहाँ है भाई? टीटीपी तुम्हारे साथ जो है वो T20 मैच खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका हमसे क्या लेना देना। कल टीटीपी ने दोस्तों ऐसी सेंचुरी मारी है पाकिस्तान के अंदर, और ये तो अभी ये तो उसी टाइम की ताजी खबर थी। अब पाकिस्तान बोलता है हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे? दम है तो करके दिखाओ। ये तो तुम तब से बोल रहे हो जब से टीटीपी बना है, और तब से अफगानिस्तान की सरकार चेंज हुई है, तालिबान आया है, तुम यही बोल रहे हो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम करके तो दिखाओ मेरे भाई। ये जो थोड़े बहुत तुम लोग आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान के मैच देखते हो, मैच देखने के बाद हंसते हो, अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान हार जाता है, ये भी तुम लोगों से ना छुटवाए तो फिर हमारा नाम भी पठान नहीं। तुम्हारी औकात है, दुनिया के नंबर 1 सेना है हमारी, नंबर 1 सेना है, तो करो ना हमला अफगानिस्तान के ऊपर। हमारे पास इतने बड़े बड़े बॉम्ब पड़े, अरे तो करो ना अफगानिस्तान के ऊपर हमला। तुम्हारी कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना क्या भाई तुम गलत बोल रहे थे। तुम्हारी औकात है अफगानिस्तान के तालिबान के आगे कुछ बोलने की औकात है तुम्हारी। तुम बढ़ के तो दिखाओ अफगानिस्तान की तरफ, एक कदम तो बढ़ के दिखाओ भाई, एक कदम बढ़ा के दिखाओ। अरे तुम पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां टीटीपी है, तुम पाकिस्तान के उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां पे बलोच क्या कौन सी लिबरेशन आर्मी हो, तुम वहां नहीं जा सकते, और तुम बात करते हो अफगानिस्तान की। असल बात तो यह है कि अब पाकिस्तान जो है इसका एंड होने को आ गया है। एक तरफ से भूखमरी, भीख मंगे, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, देश के एल लगे हुए हैं, सब बेरोजगारी, डॉलर ऊपर, करेंसी नीचे, टट्टे के बराबर हो गया है पाकिस्तानी रुपया, पासपोर्ट टट्टे से बदतर हो चुका है। अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 4.5 रुपए बन रहे हैं। ये इनकी औकात है। पाकिस्तान के पंजाब के काले टट्टे जो है वो आ रहे हैं अफगानिस्तान पे मजदूरियां करने। अभी इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे जाके पढ़िए, जाके सर्च करें कि पाकिस्तानी वर्किंग इन अफगानिस्तान और सर्चिंग जॉब इन अफगानिस्तान, ये देखे कितनी सारी वीडियो निकल आएगी, और अभी भी कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। फिर भी अफगानिस्तान के लोग जो है उस टैलिटी में अच्छे लोग हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। नहीं तो उनको तो मैं कहता हूं डंडे मार के निकालना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इंसानियत भी कोई चीज होती है जिसे हम समझते हैं, पाकिस्तानी नहीं समझ सकते इस इंसानियत को। और ये लोग कल रात से बैठे हैं हे एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है, और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। पाक फजाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का अलसुब हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। जबकि बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में पसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में पाक फौज के 14 फौजी जवान शहीद हो गए। अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। ये दुनिया के किस कानून के तहत है? हम तो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, हम तो LOC ये रेफरेंडम को मानता ही नहीं है। ये भी अफगानिस्तान का हिस्सा है, अटक तक पाकिस्तान का हिस्सा है। कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। अफगान मुहाजिरीन जो हैं, उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा, वो तुसी कौन?
नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में हमला होना बहुत ही आम बात हो गई है। हर हफ्ते कोई ना कोई हमला होता है और टीटीपी उसको ज़्यादातर टीटीपी और कई बार ऐसा भी होता है कि बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी इसको मतलब कि ओन करती है कि भाई हमने ये हमला करवाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। देखिए कई बार बलूचिस्तान के अंदर भी होता है। बलूचिस्तान के अंदर जो व्हीकल जा रहा होता है, मतलब खास करके पाकिस्तानी आर्मी की बात हो रही है। कई बार हमने वीडियोस देखे हैं कि वहाँ पर आईडी लगाई जाती है नीचे और जैसे ही वहाँ से उनकी जीप गुजरती है उसको उड़ा दिया जाता है और एक भी नहीं बचता, एक भी पाकिस्तानी नहीं बचता, चाहे वो मेजर हो, चाहे लेफ्टिनेंट हो, चाहे आम सैनिक हो पाकिस्तान का। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान का एक एयरबेस है, वहाँ पर फायरिंग की गई और टीटीपी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब यही जो चीज़ है वो पाकिस्तान को मतलब कि कंफ्यूज कर देती है कि भाई करे तो करे क्या। अफगानिस्तान के अंदर अटैक तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तालिबान है, वो जानवर है, फिर इधर आ जाएंगे, मार मार के हालत ख़राब कर देंगे पाकिस्तानियों की, और अगर चुप रहे तो पाकिस्तान की जनता सुझा देगी। मतलब समझ में नहीं आ रहे लोगों को करे तो करे क्या, और यही यहाँ पर रोना हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मियांवाली कौन सी जगह है जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने मेजरली राइट देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया, एक गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें जो कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने, और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया दोस्तों। ये जो खून खराबा है, ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर, गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियांवाली पंजाब में है, और पाकिस्तानी का दिल ये कहता है, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना, वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि डीआई खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो, या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की डीआई खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाइयां, उसका जवाब दिया गया। यानी इससे पता ही चलता है कि दो बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था।
यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबार था और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए, ये जो हमला हुआ गवादर में, ये एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें कि जिसमें 250-300 लोग सिविलियंस जो मारे जा चुके हैं, ऐसे हमले भी होते रहे। अफगानिस्तान वाली साइड जो है वो इस सब में इसे अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर रही। ऑल्दो गैर कानूनी लोगों को निकाल रहे हैं, कह रहे हैं दोबारा वीजा लेके आ जाना भाई, लेकिन गैर कानूनी बंदा तो हम अपने मुल्क में नहीं रहने दे सकते। पूरा हमारी मैशती स्मगलिंग के ऊपर ये सारी चीज़ों का सद्देबाब तो करना है। लेकिन अब तालिबान की इमारत इस्लामी के वजीर आजम मुल्ला हसन जो है, उन्होंने अफगान मुहाजिरीन के साथ मुबैना बदसलूकी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तानी हुक्मरान और फौजी जर्नैल इस्लामी उसूलों और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर मुहाजिरीन के साथ बदसलूकी और उनकी इमलाक जब्त करने से बाज रहें। एक तफसीली वीडियो पैगाम जारी किया गया है उनके वजीर आजम, अबूरी हुकूमत के वजीर आजम की तरफ से। और इस सब के अंदर अफगान वजीर दिफा जो है, उन्होंने भी पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अफगानों को निकालने के मुमकिन नताइज का जायजा ले और वो करे जो बाद में बर्दाश्त कर सके। एक वीडियो में मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान जो बोएगा वही काटेगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और डायरेक्ट तड़ी है, डायरेक्ट धमकी है, बल्कि मैं तो इसे बदमाशी भी कहूंगा, बदमाशी है। शेख साहब पैसे दे दो, शेख साहब पैसे दे दो। मोटे खोपड़े में क्यों नहीं घुस रही? नोबडी वांट्स टू टॉक टू यू। वो नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने ये अवार्ड दिया, ठीक है, तो हमारी पाकिस्तान में चीखें निकल गई थी। अवार्ड किस लिए दिया था उन्होंने अवार्ड दे के बता दिया था भाईजान कि आइंदा हमने इनके साथ काम करना है, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। टॉक टू यू तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी आपका नाम लेना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क है जो दहशतगर्द है। उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान का नाम ले लिया तो फिर कुल्ला उल्ला करना पड़ेगा, मुंह साफ करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा। अगर दुनिया में मजाक उड़ाती है, अगर यार अपना घर तो ठीक कर लो, क्या हम वी आर आइसोलेटेड, वी आर फुली आइसोलेटेड, नॉट बिकॉज दुनिया में करना चाह रही है। हमें इंडिया ने आइसोलेट नहीं किया, हम अपने करतूतों से आइसोलेट हुए। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो पारित हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। पहले उसने गल्फ कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद यूके के साथ, फिर यूरोप यूनियन के साथ। अब सऊदी अरेबिया ने खुद ये कहा है कि आप हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, क्योंकि यूएई ने कर लिया है। और हमारी दोस्त इजराइल के साथ भी बड़ी हो रही है। और तो शुरू से कहते हैं भाई मोदी जी हमारे गणेश मित्र है, इंडिया हमारा दोस्त है, वो भी हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरफ ध्यान दे दिया है। 6.5 दर्जन से ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुकी हैं। ये देखिए दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कितनी जल्दी से बदल रही है। आज लोग खड़े हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हमारे साथ एफटीए कर लो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में हम आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं हमें, जबकि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करते, शेयर नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कमर चिमा कहते हैं कि भाई ये अवार्ड दिया था, वो अवार्ड दिया था इंडिया को, प्रधानमंत्री मोदी को, और उसके बाद हमारी छींकें निकल गई थी। मतलब ये बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज़ की, जहाँ पर इंडियन पीएम को उनके हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था, उसकी बात हो रही है। अब सिचुएशन तो यहाँ पर ये है कि ये सारे कंट्रीज़ अब बदल चुके हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखो तो ये सारे कंट्रीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक मिलिट्री भी एक मतलब कि उसके बाद अच्छी खासी आर्मी है, तो वो यूज़ करना चाहते थे भाड़े के टट्टू की तरह। और उसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर भी है, तो ये सारी चीज़ें उनकी मोनोपोली चला करती थी। लेकिन जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया है कि अगर आपको अपना फ्यूचर मेंटेन करना है तो इंडिया के साथ ही आपको रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तब से ये सारे अरब कंट्रीज़ की जो एक पाकिस्तान के प्रति लगाव था वो दूर हो चुका है। ना ही पैसे दिए जाते हैं, ना ही क्रेडिट पर ऑयल दिया जाता है, और ना ही किसी और तरीके से मदद की जाती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है, और ये समझ लें कि सारे का सारा
जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज़्म के ऊपर बात कर रहा है, रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज़्म। और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और अब ये आप देखें कि जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, दैट विल बी आई थिंक समवेयर, जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो को $25 बिलियन के करीब है, जो कि वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड इज इंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह इंगेज कर रही है। अगर आपको याद हो, इंडिया और यूएई ने बायलैटरली कुछ $100 बिलियन की जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है जनाब। और इंडिया ने दे मेड दी अरब कंट्रीज एग्री कि वो भाई आके तो कश्मीर में पैसा लगाएं। और आप देखें कि ये जिसको आप कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि EU इंडिया $100 बिलियन की ट्रेड है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि $72 बिलियन के करीब तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तकरीबन जल्दी उन्होंने $90 बिलियन के करीब पहुंच जाना है। सो ये वो तो अरबों डॉलरों की ट्रेड कर रहे हैं, वो चाइना के साथ $125 अरब की ट्रेड कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हमने क्या रास्ता इख्तियार करना है। क्या हमने एक दूसरे के कपड़े उतारने हैं, ठीक है जनाब? क्या हमने ये कहते रहना है कि जी वो उसने घड़ी चोरी कर ली। आर्मी चीफ इतना अपॉइंटमेंट है, ग्रेड 22 का अफसर है, पाकिस्तान की जान निकल गई सारे इस अपॉइंटमेंट के ऊपर, लीडरशिप की जान निकल गई है। और उसके ऊपर भी आप देखें कितने चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो पारित हो गया है, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। देखिए भारत के साथ हमने तो ये नहीं बोला ना फ्रांस को आप हमारे लिए भाई एक एग्रीमेंट बनाओ, हमने तो यूएसए को नहीं बोला ना हमारे लिए एक एग्रीमेंट बनाओ, हमने तो फ्रांस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं लिखी ना, हमने किसी का कुछ नहीं लिखा। बट देखिए ये इनका बढ़ता वर्चस्व हमारा कि ये लोग खुद आके हमें अपना पार्टनर घोषित कर रहे हैं, जबकि भारत ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज ही नहीं करता। अब आप बोलेंगे रेसिप्रोकेशन है, भारत ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज ही नहीं करता, तब ये लोग हमें बता रहे हैं। रोहित भाई ऐसी महादेव की अनुकंपा है, विश्व गुरु बनने के पथ पे हम बिल्कुल अग्रसर हैं। माता का आशीर्वाद है, बजरंगबली हमारे साथ चलते हैं। देखिए हर जगह हमारा सिक्का, हमारा डंका बज रहा है और ये अलायंसेस हमें बहुत जरूरी चाहिए। और इससे इसका मतलब एक और चीज है, आपका वर्चस्व और आपका सिक्का दुनिया में चलने लगा है, आपके वर्चस्व को लोग मानते हैं और आपका सिक्का चलने लगा है। नहीं तो फ्रांस को जरूरत क्या थी? यूनाइटेड किंगडम आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हमारी दोस्त इजराइल के साथ भी बड़ी हो रही है, गणेशता इजराइल के साथ भी हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू वापस आ गए और तो शुरू से कहते भाई मोदी जी हमारे गणेश मित्र है, इंडिया हमारा दोस्त है, वो भी हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला करना चाहते हैं, फ्रांस करना चाहता, जर्मनी करना चाहता। पर जर्मनी आप देखिए पीछे चाइना गया था जी जिनपिंग से मिलने, जर्मनी का 40% इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल का चाइना पे। मैं तो उसी दिन कह रहा, मैंने कहा भाई तुम्हें अब 50 दिन में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जिस दिन ये खबर मुझे पता लगी ना रोहित भाई, बड़ा खुश था मैं कहा यार मैं तो 5 साल कह रहा था, 3 साल में इनका गेम बजा देंगे। और इकोनॉमिक आउटलुक -0.3%। कारण क्या है? जर्मन वहां सिर्फ बेचते गाड़ियां, मर्सिडीज BMW गाड़ी बेचते, चीनियों को बड़ी पसंद आती है। बट चीनियों ने इनको ऐसा लपेटे से एलॉन मस्क को लपेटा। और बाय द वे एलॉन मस्क पे मुझे याद आया रोहित भाई, मेरा प्रेडिक्शन सच निकला। मैंने कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गोइंग बैक ऑन ट्विटर। आपने कल बेहुदा ट्वीट देखा एलॉन मस्क का? एक उसने जिफी लगाई थी, कितनी बेहुदा लगाई थी। ये इसका माइंडसेट दर्शाती इस आदमी का कितना खराब माइंडसेट है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अंगूठा दिखा दिया, बोला बॉय फ्लाई योर काइट, आई एम माय ट्रूथ ऐप रेडी। ये जिनको लगता था ना बड़े बड़े लीडरों को ये मोड़ेंगे तोड़ेंगे, आज रिपब्लिकनों को छोड़ के डेमोक्रेटों के पास जाएंगे, ये मसला भी खत्म हो गया रोहित भाई। ये देखिए दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कितनी जल्दी से बदल रही है। आज लोग खड़े हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हमारे साथ FTA कर लो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में हम आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं हमें, जबकि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करते, ऐसा नहीं करते। और आगे आगे देखिए रोहित भाई होता है क्या, ये भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। बड़ी खुशी होती है मुझे अपने भाइयों बहनों को ये बताते हुए कि हम दिन ब दिन एक एक कदम आगे जा रहे, वहीं भी नहीं खड़े, पीछे मारने की तो बात ही नहीं, एक एक कदम आगे जा रहे और दुनिया हमारा लोहा मान रहा है। इंपॉर्टेंट ये है। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग
all Hindus to be persuaded to the enlightened truth of Islam. हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आजादी चाहिए। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा। सर, काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल। इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। क्या करेंगे ये लोग, क्या बनेगा इनका, किसको उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर। एंड नाउ सी दैट चाय वाला क्या बना दिया इसने इंडिया को। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटेंड ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मतलब जब 1947 में पाकिस्तान बना तब जिन्ना की एक स्पीच है, वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको। उसने कहा था कि भाई यहाँ रहने वाले हिंदू, यहाँ रहने वाले क्रिश्चियंस अपनी जो पूजा है या फिर कहे कि चर्च में जाकर पूजा है वो खुलकर कर पाएंगे, पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री बनेगा। लेकिन सिचुएशन देखिए, वो भारत के अंदर अगर किसी मुसलमान को वो गिर भी जाए अपनी गलती से तो कहते हैं कि हिंदू ने मार दिया। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सारे हिंदू मुसलमान हो जाए। अब ज़रा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि हम चाहते हैं कि भारत के सारे मुसलमान हिंदू हो जाए, तो ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान, इंडिया और हर सारी सिचुएशन में ये चीज़ बढ़ जाएगी। और उसके अलावा ये भी होगा कि पूरी दुनिया में हो हल्ला हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को इसकी पड़ी नहीं है। अब जो कंट्री ग्रोथ चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, उसी के साथ ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जिसको इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है वो ये चिंता करके करेगा भी क्या। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटेंड ट्रूथ ऑफ इस्लाम एंड विल वेट फॉर ए मिलेनियम नो हरी। यानी हमारे यहां जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 इयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंच जाए। इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बात, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है। और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। तो जनाब ये है कि ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। इसीलिए मैं अरमान साहब, मैंने जो बात की थी ना
कि इंडिया को 1947 में ही हिंदू स्टेट बनना चाहिए था। हमारी तारीख इंतहाई शानदार दोनों मुल्कों की हो जाती। यहां तो दोनों की कहानी खत्म। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटेंड ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात के फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना हो इस बात पे होना था? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट वो देखें, हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है, ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। फेथ को कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों लाएं? आप भाई, मैं अपने वजीर आजम से पूछता हूं कि तुमने उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12, 13-13 साल की, और मैं सिंध में वो हिंदू उन शहरों बस्तियों से होकर आया हूं। यार हमारे यहां तो माइनॉरिटी जो है जो बेचारे वो इंतहाई मासूम है और ढौफ ज़्यादा डरे हुए, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी, वो तो बात नहीं कर सकते बेचारे, खामोश रहते हैं और हर बात पे डरते हैं। तुम्हारे वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम ये तो नहीं कहता कि उन्हें कन्वर्ट करवाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तो नहीं है ना। इंडिया के मामले में जो हमारी फिक्र है वो कोई फिक्र इंडिया हमने तो अमेरिका की भी फिक्र हमें लगी हुई है, एज ए पाकिस्तानी हमें बरतानिया की भी फिक्र है, फ्रांस की भी हमें फिक्र है। फिक्र नहीं है तो अपनी नहीं है, अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं है, आईने में अपना चेहरा हम देखते ही नहीं है। तो भाई इंडिया की फिक्र ना करो, इंडिया ठीक ठाक है और वो तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। जो पीछे रह गए हैं हमें ही खुद को देखना होगा कि कैसे ही रहना चाहते हैं या क्या है। अच्छा, आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, हर चीज में वो पावरफुल बना हुआ था। अभी इंडिया ने उसे बीट किया। अब इकोनॉमी में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके उसकी जगह, उसकी सीट इंडिया ने संभाल ली। ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अभी आए थोड़ा सा पीछे, जो हर बंदे ने खबर सुनी हुई लेकिन मेरे तरीके से किसी ने नहीं सुनी हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ बरतानिया के बारे में कि बरतानिया, देखिए इस टाइम किसी एक टाइम था कि बरतानिया में सुना जाता था, जिस पता चलता था, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बरतानिया बड़े सगीर पाक हिंद पे जो है इसने हुकूमत की, इसका कब्जा था, रूल किया इसने, पूरे बड़े सगीर के ऊपर इसने पावर दिखाई अपनी। इवन के सुनने में ये भी आता था कि इधर से कीमती चीजें निकाल के ले गए हुए हैं, जैसे कोहे नूर है, मलका एलिज़ाबेथ के ताज के बीच में वो कोहे नूर जो है ना, हीरा, वो रखा गया हुआ था, जिससे समझने में ये आता था कि बड़े सगीर में से बरतानिया सब कुछ सोने की चिड़िया निकाल के ले गया इधर से। जो कहा यह जाता था कि भाई बड़े सगीर जो सा वो सोने की चिड़िया है और वो सारा कुछ लूट के कह लें या जो भी, जैसे भी वो यहाँ से ले गया अपने। अभी आए मेन मुद्दे पे, जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था, इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बड़े सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं, ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है भाई। अब बरतानिया कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। दुनिया में हम भीख मांगने चले हुए हैं, हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहाँ पहुंच गए तार साहब? क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे।
इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। मुझे खौफ सा आता है, सच्ची बात तो ये है, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मैदान में जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे एक खौफ ख़तरा ये भी इस वक्त नज़र आता है कि खुदा न खास्ता कहीं वही सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो जाए। अमेरिका में बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैं आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है। उसकी वजह यह है कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। तालिबान को ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि अब हमने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिए हैं आपके खिलाफ, क्योंकि ये इंप्रेशन अब बिल्ड होता जा रहा है। कल परसों हमने प्रलय मिसाइल टेस्ट किया कुछ दिन पहले, और प्रलय मिसाइल को अभी LAC में उसको अगेन LAC में चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय करने की इजाजत मिल गई। लाहौर के जितने अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वो हिंदुओं और सिखों के पैसे से बने हैं। तो ऐसे हिंदू भी थे जिनके कर्म जो हैं आज तक मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। 500 चाइनीज इस वक्त ग्वादार पोर्ट में अटके पड़े और उन्होंने आज तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज तक ये चाइनीज यहाँ से नहीं हटाए गए तो ये अटैक कर सकते हैं। तो चाइनीज तो काफी इस बात से परेशान और घबराए हुए हैं। अमेरिका हमें फिर इस्तेमाल करेगा और फिर जब वक्त आएगा तो छोड़ के चला जाएगा। ये तो पूरी तारीख हमें इस बात को बताती है हमें। आपकी अपनी रियलिटी इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर आप उसको कबूल कर लें तो आप शायद खुदकुशी कर लें। दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीज़ा को बैन कर दिया है। लिटरली मैं सही कह रहा हूँ, हमारा मुल्क, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आने वाली हमारी नस्ल तबाह बर्बाद है। नमस्कार दोस्तों, अब ये दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम जो है वो बेचने के लिए मतलब बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा दे कि हम हमारा न्यूक्लियर बम बेचना चाहते हैं। देखिए, पिछले दिनों अगर आप जैद हामिद को सुनो तो उसने एक बात कही थी, क्योंकि पैसे तो है नहीं पाकिस्तान के पास, तो पैसे कैसे जनरेट करते हैं वो जैद हामिद ने एक फार्मूला बताया था। जैद हामिद मतलब लाल टोपी। उसने कहा था कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम सऊदी को 2-4 ऑफ़र कर देते हैं, उसके बदले में हमें 100, 200, 300 बिलियन मिल जाएंगे। हम उसके बाद UAE को ऑफ़र कर देते हैं, इस कंट्री को ऑफ़र कर देते हैं, उस कंट्री को ऑफ़र कर देते हैं, तो यहाँ से हमको पैसे की बारिश हो जाएगी। हो भी सकता है क्योंकि सऊदी के पास तो न्यूक्लियर बम है नहीं, UAE के पास भी नहीं है, हो सकता है, मतलब ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हो सकता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 200-400 बिलियन भी आपको मिल गए तो उसकी क्या गारंटी है कि आप इंडिया की तरह उस 200-400 को 500, 600, 700 बिलियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब आपकी हिस्ट्री तो यही कह रही है कि वो जीरो हो जाने वाला है। यही बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और ताड़ साहब ये बताएं कि क्या था ड्रीम पाकिस्तान का? ये ख्वाब जो था वो ये था कि जो 1947 में हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा और आज हम यहाँ पहुँच गए हैं कि जिसका जो काम होता है वो काम नहीं कर रहा और कुछ और काम कर रहा है। दुनिया में हम भीख मांगने चले हुए हैं। हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहाँ पहुंच गए ताड़ साहब? जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं खुद उसकी जिंदा मिसाल हूं। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि मैं आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है विद द 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं यहां अमेरिका में मजदूरी कर करके इनकी तरक्की का बायस क्यों बन रहा हूं? मेरा यहां पे होना मेरे मादरे मिल्लत के इस ख्वाब की नफी है ये सारी। उसकी वजह यह है कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सिफारिश लाओ या पैसा लाओ। सो दिस इज ड्रीम जो है मेरी नजर में, इट वाज अ ड्रीम, वाज अ वंडरफुल ड्रीम। ड्रीम अच्छे होते हैं, देखने चाहिए, तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपने 1947 से इसको आपने इस पौधे को पानी नहीं दिया। आपकी अपनी रियलिटी इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर आप उसको कबूल कर लें तो आप शायद खुदकुशी कर लें। लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल तरीका ये है कि आप उसको रिकॉग्नाइज ना करें। डिसोनेंस होता है, यू डिसोसिएट। तो जो रियलिटी है उससे डिसोसिएट होके आपने उम्मा का पूरा जो है ना बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। आपने दुनिया में वो
ग़ज़वा हिंद का फलसफा ले लिया है और इन हरकतों में आपने हर वो मुसीबत अपने गले में डाल ली है। तालिबान तहरीक-ए-तालिबान, लब्बाए-तहरीक, अब बलोच भी आपके खिलाफ हो गए हैं। तो सर, वेयर इज़ द ड्रीम? टेल मी व्हाट वाज़ द ड्रीम? जो भी ड्रीम थी वो बिट्रे हो गई उस दिन जिस दिन हिंदू और सिख चले गए। यही था ना कि उनके होते हुए हमारे पास वो चांसेस नहीं है। मान लिया, राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट हियर टू जज, बट लेट्स से दिस वाज द परसेप्शन। उनके जाने के बाद तो जवाज कोई नहीं ना है। तो जो सजाद भाई कह रहे हैं वही कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाटएवर दे सेड वाज द ड्रीम was betrayed as soon as Pakistan came into being, और उसका रिजल्ट आज ये है जहां हम खड़े हैं। क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए। शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो जाए। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों उसने एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें। IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना, अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में। अब आखिरी ये कील ठोके के भुट्टो की बाकी कफन में ये जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसी तरह जो है इसके साथ जो हो रहा है सवाती के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया, ओ भाई इतनी क्या बात। यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है, क्यों? एक नाम जो है गलत आ गया उसमें FIR में। भले वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाए, भुट्टो के नाम अपनी उसकी वजारत उज़्मा के दौरान FIR में आया और उसे फांसी दे दी। अब भी एक ही जिद थी, वजीर आजम का नाम भले हो, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम भले हो, तीसरा नाम नहीं होना चाहिए। नहीं की FIR, कर लें जो मर्जी आपने करना कर लें। तो मुझे नहीं पता कि हम कहां तक जो है इस आइन पर अमल भी कर रहे हैं, या आइन जो है वो ज़ियाउल हक ने कहा था ये आइन और ये तो चंद कागज के टुकड़े। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए। हिंदुस्तान से जो है वो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट इस तरह हुई है कि एक फीमेल पायलट बनी है, मुस्लिम है जो कि, और सिर्फ 75 इयर्स में पहली मुस्लिम लड़की हैं जो पायलट बनी है, फाइटर पायलट बनी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राइट नाउ इट इज एन अचीवमेंट। वो अचीवमेंट इसलिए है कि वो मुसलमान लड़की है और मुस्लिम्स इंडिया में डिफेंस फोर्सेस वगैरह में कम अप्लाई करते हैं। मैं जब अप्लाई चाह रहा था, आई वॉज टेरिबली मिसगाइडेड। मुझे लोगों ने कहा कि भाई तुम मुसलमान हो, तुमको मिक्स फ्लाई करने नहीं देंगे, विल द इंडियन आर्मी ट्रस्ट यू टू शूट डाउन पाकिस्तानी पायलट्स, ये वो। तो उस जमाने में गूगल तो नहीं था ना कि हम सर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि एक मुसलमान वाज आल्सो चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। IH लतीफ एयर मार्शल थे, उन्होंने शायद 65 की जंग में पाकिस्तानी फाइटर्स को गिराया हुआ था। सो if I knew about IH Latif, I would have joined Indian Air Force. मैं जाता था, जरूर था, बट आई डोंट नो कि मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियर बन चुका था, हो सकता कि मुझे इंजीनियरिंग में ढकेल देते एंड नॉट सो मच इन फ्लाइंग। और ये चश्मा मुझे अब लगा है आफ्टर आई बिकेम 50+। सो आई डोंट नो, विल सी। उसका जर्नी काफ़ी लंबी है, 4 साल की। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट, टेल हर टू कीप हर आई ऑन द बॉल और वो अपना ड्रीम फुलफिल करे। बट हर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया में आजकल ये बात चली हुई है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। बाज़ ग्रुप्स ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड इज इमिनेंट। तो पता है आपको, पिछला जो IPL का सिलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पैसे शायद आविश खान को मिले थे।
who is a Muslim fast bowler. तो इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं where people of religious minorities when they work hard they are rewarded for their hard work. तो ये सानिया मिर्जा का ये जो अचीवमेंट है it is very good. It will motivate other Muslim girls, जो not just Muslim girls, दूसरे minorities, दलित वगैरह जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको मोटिवेट करेगा कि अरे हम भी मेहनत कर सकते हैं and we can also achieve our dream. So in that sense it is very important. मुस्लिम्स उतना अप्लाई नहीं करते हैं फौज में, पुलिस में, गवर्नमेंट की सर्विसेज में, बिकॉज दे अज्यूम कि उनके खिलाफ बायस है। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहे हैं और इंडिया में 80 करोड़ के करीब जो लोग हैं उन्हें फ्री फूड दिया जा रहा है। पर मंथ 5 kg आटा, गंदम या चावल उन्हें दिए जा रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी आबादी को वो फ्री फूड दे रहे हैं और हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी अपना क्राइसिस का शिकार हैं? और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ अगर कोई मुल्क है तो वो हमारे अपने हमसाये में है, इंडिया। और इंडिया है जो बड़ी रैपिड उस पर प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी के दुनिया में ऐसे तजुर्बे करता रहता है जिससे इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। आई एम 500% श्योर हमारे अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते हमारे लीडर्स ने पैसे मांग लेने थे। इंडिया की फेमस कंपनी है टाटा के बारे में, तो रतन नाथ टाटा का जितना भी जो वो मंथली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है ना वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो जब उसकी एक कंपनी अगर चाहे तो पूरा पाकिस्तान चला सकती है। IMF में पैसे देने को तैयार नहीं, लेकिन वहीं बांग्लादेश को वो $4 बिलियन से ज्यादा की किस्तें दे चुके हैं। इससे साफ जाहिर है कि ना कोई हम पे भरोसा करने को तैयार। ये दुनिया के हर मुल्क से पैसे मांग सकते हैं, भारत से क्यों नहीं मांग सकते? भारत में क्या प्रॉब्लम है? वो शुक्र करें उनके हमारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं और हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है। वो रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहाँ से, भागो यहाँ से, उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कोरोना के बाद से, मतलब कोरोना की जो सिचुएशन हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंसमेंट किया था, या फिर कहे कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है वो फूड जो है वो आने वाले दिनों में इतनी पॉपुलेशन को फ्री में देंगे, और आज भी अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है, तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं 140-50 करोड़ में से जिनको ये फूड की फैसिलिटी अभी भी दी जा रही है। और पाकिस्तान में मतलब वो खुद को एग्रीकल्चर कंट्री मानते हैं। मतलब एग्रीकल्चर कंट्री का होता ये है कि आपके पास और कोई इंडस्ट्री है नहीं। अगर आप 15-20 सालों पहले देखो, 25 सालों पहले देखो, तो आपको भी यही लगता था इंडिया के अंदर भी कि इंडिया का एग्रीकल्चर कंट्री है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज उतनी हावी हुई ही नहीं है इस चीज़ पर, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑप्शन रह जाता है एग्रीकल्चर का। और उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है कि भाई दुनिया भर का जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, और इतनी स्पीड से हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब इस स्पीड को कैप्चर करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है, हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इल्हान उमर, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच गई थी, जिसके लिए कश्मीर के लिए उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है, राइट? इमरान खान से मिलने गई थी इल्हान उमर, राइट, जो कि एक रेडिकल जिहादी है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी कर ली अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए, ठीक है? शी मैरिड हर ओन ब्रदर, शी गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब ये वहां पे जाके पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुस गई और वहां पे जिहादी एजेंडा चलाती है। ये जिहादी एजेंडा वहां पे चलाती है इल्हान उमर, और रिपब्लिकन्स ने इसको, जो डेमोक्रेट थी है, इसको निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है। वो रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहां से, भागो यहां से, उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को, ठीक है? अब ये देखो, अब ये विक्टिम नैरेटिव, ये आपने सुना होगा, ये आप पैलेस्टीन में भी बड़ा सुनेंगे, पाकिस्तान में भी, ये एक विक्टिमहुड का नैरेटिव, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, ऑलरेडी चल रही थी, अभी उन्होंने फिर अपने बजट में उसे मज़ीद बढ़ाया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं, यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पर फ्री फूड दिया जा रहा है। जी, सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की वो है पॉलिटिकल इशू, इंस्टेबिलिटी है, ठीक है? अगर आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी नई पॉलिसीज़ बनाती है आके, जो पिछली होती हैं जिन पे वर्क हो रहा था
वो सारी वो बंद करवा दी, क्योंकि वो जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद अपना लेना चाहती है उसमें से अचीवमेंट। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो इंडिया की आप बात करें, इंडिया की अब जीडीपी जो वो यूके के साथ मिल रही है। ठीक है, इंडिया की आप देख लें, एजुकेशन देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी देख लें, अब एप्पल स्टोर्स वगैरह सारा कुछ वहीं पे है। ठीक है, और आप देखें वहाँ पर पानी का निज़ाम भी अच्छा है। ठीक है, या वहाँ पे ये हंगामी सूरत हाल के लिए उन्होंने डैम्स हर चीज़ बना के रखी हुई है। आपके पास वही डैम्स हैं। ठीक है, आपने फ़ंड रेज़ किया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। कालाबाग डैम देख लें, उस पर आपकी सियासत हुई। आपकी जितने भी डैम और जो भी पानी का मसला, उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। उनका बिजली का सिस्टम ठीक है, उनका पानी का सिस्टम बेहतर है, IT एजुकेशन सब कुछ मानता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 1947 में उन्हें मिला ही सब कुछ ऐसे था कि आप ये कह सकें, आप ये कहें कि भाई उनका तो ये, उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं इसलिए हम उनसे कंपेयर नहीं। उन्हें भी तो जो हमें मिली थी चीज़ ऑलमोस्ट वैसे ही मिली थी। कैसे उन्होंने बेहतर किया? असल में देखें कि जो इंडियंस है ना, उन्होंने जब यूके वाले गए, मतलब कि जब बरसगीर था तो उन्होंने, हाँ जी, तो जो गोरे थे ना बेसिकली उन्होंने गोरों का अपना मेंटोर तब भी रखा, उनकी पॉलिसीज वो अपनाते रहे हैं। ठीक है, जो पाकिस्तानी थे ये ज़रा माशाल्लाह मुस्लिम टाइप बनते थे ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा जी हम वो इंतहा पसंद थी, ये इस्लाम में मना है, नॉलेज था नहीं, फोटो खींचना भी मना, वीडियो भी वही मना, ना, आज सब कुछ वही मौलवी साहब आजकल बड़े बैनर्स बने हुए हैं, टच मोबाइल है, सारा कुछ है। एक तो ये है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट जो होता है वो जारी बात है दूसरे मेहमानों से अलहदा होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी वाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं वाइट हाउस के, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे UN जनरल असम्बली से ख़िताब भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विज़िट पे आए। और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विज़िट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है, उसकी फ्यू रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि, और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में ख़िताब की दावत भी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस में ख़िताब की दावत भी दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में, आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आप देखें कि एक तरफ इंडिया, उनकी अपने 50,000 चैलेंज हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया वही जो हम एक साथ जुदा हुए थे, आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं कि उनके वज़ीर आज़म को जो पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बुला रही है स्टेट विजिट पे। सानू वो बुलाते हैं स्टेट विजिट से तब जब उनको हमारी ज़रूरत थी फॉर अफ़गानिस्तान, फॉर तालिबान, फॉर TTP, इन चीज़ों के लिए, अलकायदा को कैसे डील करना है, क्योंकि उनको पता था ये सारे इनकी इस्टेब्लिशमेंट को इन सब चीज़ों को पता है। अमेरिका में एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहाँ पर जो हमारे एक पाकिस्तानी कारकुन थे, उन्होंने कश्मीरी स्पीकर्स को गालियां दी। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिस तरह से वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर उनको धक्के दे के बाहर निकाला गया। जब मामला कंट्रोल से बाहर हुए तो पाकिस्तानी जो कारकुन थे उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो सिचुएशन था वो इतना बुरा नहीं था जो इधर है। जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। फिर इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे बताएं कि कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट की? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो दूसरों को इस्लाम सिखा रहा है और खुद इस्लामी मुल्क से इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है? और फिर सर हम कहते हैं कि इंटरनेशनली हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है।
हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर इस तरह गालियां दे रहा हो। अब यह है कि बीजिंग में इसकी ये मुलाकात हुई है चाइना के डिप्लोमेट्स और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेट्स। ठीक है ना, कि यहां से इंडिया के लोग बीजिंग में गए हैं और वहां जाके मुज़ाकरात किए, तो एक बर्फ पिघली है। अब इस बर्फ वो लोग अपना रिलीजन बाद में, अपना नेशन फर्स्ट रखते हैं। वो लोग अपने मुल्क को अपनी धरती नहीं मानते, वो इस पूरी धरती को अपनी माँ मानते हैं। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कोई पाकिस्तान का क्लार्क था, मतलब कारकुन था, और कोई कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर, तो उसके बाद उसको वहाँ से भगा दिया गया और फिर उसने कोई स्टेटमेंट दिया होगा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको पकड़ कर बाहर फेंक दिया। अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया की अगर हुई होती तो हम उसको एज अ बेइज्जती काउंट करते, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें नॉर्मल है। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें एकदम नॉर्मल है, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई चीज़ आती है जिससे ये साबित होता है कि भाई यहाँ पर मतलब पाकिस्तान की जो ये बेइज्जती है वो नॉर्मल है। मतलब हर हफ्ते ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, चाहे वो नेशनल बेइज्जती हो या फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अगर वो अमेरिका जाते हैं तो उसके कपड़े उतारवा कर वहाँ पर चेकिंग होती है। अब ये किस टाइप की सिचुएशन हुई, किस टाइप की इमेज हुई आपकी? तो ये बात कोई नई नहीं है, या फिर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का कोई कारकुन था, उसको वहाँ पर मार के भगा दिया गया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान हर बार अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर का मुद्दा रखता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहला हमारा वर्ड होता है मसला कश्मीर को हल किया जाए, मसला कश्मीर को हल किया जाए। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, पूरी दुनिया ये भी जानती है कि आजाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जिन क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, खाने पीने की अशिया यहाँ पर खत्म हो रही हैं, क्या ये जायज है कि इस वक्त भी ये नारा लगाया जाए कि कश्मीर हम हासिल करके रहेंगे या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आपको लगता है कि ये नारा जायज है? और इंटरनेशनल लेवल्स पर जाकर, जब भी किसी इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो यकीन करें कोई ना कोई स्कैंडल बनवा कर वापस आते हैं। जी, आपने कहा कि मसला कश्मीर। निम्रा जी, आप मुझे ये बताएं कि मसला है क्या कश्मीर में? हमें तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा। 1 साल से कश्मीर पे काम कर रहे हैं, बहुत से टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। मसला तो यहाँ पे है। अपने मसलों की बात करें कश्मीर में, यकीन करें निम्रा, हमें इस वक्त बहुत ज्यादा दूर रखा जा रहा है इंडिया से, क्योंकि वहां पर एजुकेशन है, वहां पर अवेयरनेस है, वहां पर वुमेन राइट्स मिल रहे हैं, वहां पर विमेन एम्पावरमेंट है। कश्मीर की वैली में हुर्रियत की जुमातें थी, उनकी भी फंडिंग बोला जाता है यहाँ से ही की जाती थी ना। अब वो फंडिंग चली गई है, आर्टिकल वहां से हट गए हैं जो उसको भारत से अलग करते थे। ना वहां पर पहले कोई मसला था, ना वहां पर आज कोई मसला है। ये जो मसला कश्मीर बना हुआ है, ये बेसिकली ये एक साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानियों और भारत को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है। मसले तो दुनिया में बहुत से हैं जिस पे बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर में ही अंदर मसला नजर आता है, और ऐसा मसला आज तक हम कभी पेश भी नहीं कर सके कि मसला क्या है। तो आप क्या कह रही हैं कि कश्मीर के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है? ये चूरन तो काफी अरसे से बिक रहा है, लेकिन निम्रा, मैं आपसे बात करूंगी इस चीज पे कि अगर मसला हो ना, मैं भी बात करूंगी, आप भी बात करें। मुझे ये बता दें मसला क्या है। मुझे तो कोई मसला नहीं नजर आता। अभी हम व्लॉगिंग देखते हैं, वहां पर 2 करोड़ के करीब लोग टूरिस्ट वहां पर आते हैं। श्रीनगर जो छोटा सा था, आज श्रीनगर एक्सपैंड होके इतना बढ़ चुका है। वहां पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हमारे कश्मीर में रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां पर रेलवे स्टेशन है, हर चीज है। आपने टूरिज्म की बात की है, तो रिसेंटली मैं खुद आजाद कश्मीर से होके आई हूँ। यकीन करें वहां पर टूरिज्म की तादाद भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखिए, सड़कें इतनी कोई डेवलप नहीं है, ना रेलवे का निजाम है, ना ब्रिजेस पर फोकस किया जा रहा है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी महंगी कीमतें हैं। हालांकि कश्मीर में दरिया है, चश्मे हैं, क्या नहीं है कश्मीर में, लेकिन फिर भी वो इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान यूएई से इंटरेस्ट पे लोन ले ही क्यों रहा था?
ठीक है, आई एग्री, वो हमारा राइट हैंड है, बहुत टाइम उन्होंने हमें सपोर्ट किया, यूएई जो है ना हमें हमेशा से सपोर्ट करता है। बट हियर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमेशा हम लोग, हमारा मुल्क बना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, यहाँ से हमने बेस रखी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। फिर इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे बताएं कि कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट की? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो दूसरों को इस्लाम सिखा रहा है और खुद इस्लामी मुल्क से इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है? पहले तो आपके मुल्क का मतलब यहाँ ही फेल हो गया ना, फिर आप चले नया पाकिस्तान बनाने, फिर आपका एक पॉलिटिशियन उठता है, वो कहता है कि मैं नया मुल्क बनाऊंगा, मैं नई सोच लेकर आऊंगा, मैं नई तंजीम चलाऊंगा, और दूसरा पॉलिटिशियन उठता है तो वो कहता है मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, मैं दीन इस्लाम ले आऊंगा यहाँ पे। ब्रो, कौन सा इस्लाम जिसकी बुनियाद ही आप सूद पे रख रहे हो? मुझे बताओ कौन सा कुरान कहता है कि सूद हलाल है? हर जगह, कुछ भी खोल के देख लो, कोई बुक खोल के देख लो, कुछ भी खोल के देख लो, सूद पहले नंबर पे हराम है। तो इतने बरसों से आप इस मुल्क को क्या खिला रहे हो? फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है ना बहुत सारी नेमतों से भी नवाजा जाए, आपको बहुत सारे फूलों के हार पहनाए जाए और आपका मुल्क भी बड़ा फले फूले और बड़ा ऊपर जाए। दूसरी जानिब आपने लिया इंटरेस्ट पे लोन, आप तो पहले नंबर पे ही थोड़ा कैटेगरी से आउट हो गए मुसलमान होने की। फिर आप ब्लेम करते हो हिंदुस्तान को कि वो काफिर हैं, फिर आप ब्लेम करते हो कि फलां तो मजहब का मजहब इस्लाम का नहीं है, ये तो मुसलमानों पर जुल्म करता है। पहले तो भाई आपने ही अपने मुसलमानों पर जुल्म कर दिया, आपने मुसलमान हो के मुसलमानों पर जुल्म कर दिया उनको सूद खिला के, तो फिर दूसरों पे ब्लेम किस बात का? फिर आते हैं कि यूएई ने हाथ खींच लिया, तो क्यों ना खींचे, अच्छा किया खींच लिया हाथ, क्यों ना खींचे हाथ? यूएई छोड़ो, आज अगर कोई नेपाल जैसा मुल्क भी कोई होगा ना तो वो हाथ उठाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क को अपने बेनिफिट से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं होती, चाहे वो आज यूएई है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी मुल्क है। खैर हिंदुस्तान के नाम पे तो वैसे ही हमारी अना जाग उठती है ना, और अना भी ऐसी जिसके पीछे कुछ नहीं है, खाली बौंदली हुई अना, जिसके जो है ना नाम पे हम लोग सिर्फ जज्बाती होना जानते हैं, अगली पिछली कहानी हमें कुछ नहीं पता। अच्छा अन्ना, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया यूएई ने, हमेशा सपोर्ट किया चाइना ने, हमेशा सपोर्ट किया तुर्की ने, किया ना इन तमाम ममालिक ने सपोर्ट। मुझे वो टाइम बताओ जब इन तमाम ममालिक में से किसी एक को भी पाकिस्तान ने उसके बुरे वक्त में सपोर्ट किया हो, कोई एक टाइम ऐसा बताओ, है कोई नजर में आपकी? जब चाइना की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब यूएई की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब तुर्की की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, यूएई तो और चाइना तो चलो बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हो गई ना, जब तुर्की की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब किसी पे मुश्किल टाइम आता है तो हम सबसे पहले ये कहने को खड़े होते हैं, हम उनकी मदद को नहीं, हम ये कहने को खड़े होते हैं कि भाई तुमसे ज्यादा मुश्किल में तो हम खुद हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो किसी की मुश्किल में, आज आप मुसीबत में हो और आपकी मुसीबत के वक्त मैं आपके साथ नहीं हूं, तो मुझे बताओ कल को आप मेरे साथ कैसे हो सकती हो? चाहे मैं मुसलमान हूं लेकिन आपकी मुश्किल में कोई हिंदू आपके काम आया है तो कल को आपको वो मुझसे ज्यादा अजीज होगा, ऐसा है कि नहीं? तो दिस थिंग है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक जानिब अगर हम देखें तो बहुत सी यहाँ पर भी लोगों ने कहा है कि जो इंडिया है या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसकी एक खासियत है कि उन्होंने पूरी दुनिया में, चाहे वो छोटा मुल्क हो, चाहे गरीब मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है। और हम भी देखते हैं कि ऐसा है भी कि उन्होंने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है, बल्कि बाउंडिंग बना के रखी हुई है कि कभी भी कोई भी काम आ सकता है। आपने कहा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने बिगाड़ी नहीं है, उन्होंने करेक्ट की है। मैंने भी बहुत पब्लिक इंटरव्यूज किए हैं, यकीन करो बात ऐसे नहीं करते लोग पता है बात क्या करते हैं कि वो लोग बहुत चालाक हैं, उन्होंने सबको अपने काबू में किया हुआ है, सब पे हुकूमत करने के लिए ये किया हुआ है। भाई अक्लमंद, क्या मैं कहूँ, अक्लमंद वर्ड को शर्मिंदा करने वाली बात है। जाहिलो, तुम लोगों को किसी ने ये नहीं बताया कि हुकूमत करने के लिए एक अदद दिमाग चाहिए होता है,
एक अदद ब्रेन गेम खेलनी पड़ती है आपको, चाहे वो ब्रेन गेम दुनिया को जिस नजर से मर्जी जो वीएन मर्जी हो दुनिया का, आपको एक ब्रेन गेम के तहत चलना पड़ता है। हर कौम तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि लूट के बैठ जाए, कभी लुटा के बैठ जाए, कभी अपने ही मुल्क को खुद लूट ले। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये रा इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते हैं ना रा को। अगर आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? इसके अंदर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है और इसमें कोई शक नहीं है। आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती। हम लोग हैं जो अपने असूली मौकफ पे खड़े हुए हैं पाकिस्तान। ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो ये फौरन कह देते हैं ये जी रा ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। पाकिस्तान पुलिस ने पहले कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद फिर कहा कि नहीं गैंगवार है, और अब कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है। इशू ये है कि अगर हमारे यहाँ तो हम किधर हैं? हम क्यों उनके ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ कि कोई भी गैर मुल्की एजेंसी यहाँ पर आए और एक्टिव हो? मैं कहता हूँ आरजू, अगर आप कहें धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी, ये भारतीय इराक एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है। नमस्कार दोस्तों, अब मतलब पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक चीज़ चल रही है और वो आज भी कंटिन्यू है कि भाई अननोन गनमैन आते हैं और ये जो एंटी इंडिया एंटी हिंदू एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं उनको पास में आकर मार के चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये है कौन। मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई, कई बार तो हफ्ते में 2-3 न्यूज़ भी आ जाती है कि ये मारा गया, वो मारा गया, कश्मीर के अंदर था, मतलब POK में था, मस्जिद में छुपा था, उसको किडनैप कर लिया और उसको मार कर फेंक दिया गया। कहने का मतलब ये है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि भाई ISI को या फिर पाकिस्तानी आर्मी को या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि इस चीज़ को, इस सिनारियो को रोके तो रोके कैसे, और इन सारे लोगों को छुपाए तो छुपाए कैसे। देखिए पहले हुआ ये करता था कि अगर आप एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि आपके पीछे जो सरकार, मतलब सरकार आपका पीछा करती है या फिर आपकी सरकार आपके पीछे पड़ जाती है, तो आपके लिए सेफ हेवन था पाकिस्तान। लेकिन अब सेफ हेवन के नाम पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि वहीं जो है वो रॉ के एजेंट्स या फिर जो भी आप कहें वो मारने के लिए घूम रहे हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सर, आज जो क्रिकेट टीम गई है पाकिस्तान के, उसके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने पिक्चर अपनी लगाई है गणेश जी की मूर्ति के साथ, वो बैठे हैं उधर। जो सोशल मीडिया पे उस बेचारे को गालियां पड़ी हैं बेशुमार कि क्यों बैठे हो वहां पे। लेकिन आरजू मुझे ये बताएं, आप गणेश जी की कह रहे तस्वीर के साथ उनका पीछे पड़, मस्जिदों में बम मार रहे हैं, वो वहां तो नहीं ना, उसका बताइए क्या जस्टिफिकेशन है उसकी? आप किसी हाल में तो राजी नहीं है। आप शिया सुन्नी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, आप सुन्नी वहाबी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। गणेश जी तो बहुत बहुत बड़ा दिल गुर्दा होना। जिस तरह मैं यहाँ पे मैं मुझे पिछले दिनों मैंने कहा, मैं यार मैं तो अपने जो हिंदू दोस्तों के साथ उनके मंदिर जाता हूँ, अपने सिख दोस्तों के साथ गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्चों में जाता हूँ क्रिश्चियंस के साथ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं कि वहां जाने से मेरा फेथ कमजोर हो जाएगा। तो मुझे लोगों ने इतना नफरत का निशाना बनाया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे किसी ने कहा, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा कभी जो तुम ये आके पाकिस्तान में कह सकते हो कि मैं मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी इतनी छोटी सोचें हैं कि तुम मंदिर में जाने से तुम्हारा मजहब जो है कमजोर हो जाएगा। कैसी बात? मैं दोस्त है मेरे, मैं उनकी खुशियों में शरीक होता हूँ, क्या हर्ज है इसमें भाई? यही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने सारे हिंदू और सिख यहां से निकाल दिए। आपको पता ही नहीं दूसरे मजहबों के साथ किस तरह गुजारा करना है। जो चंद क्रिश्चियन बचे हैं, हिंदू बचे हैं, मार मार कभी उनके चर्च जलाते हो, कभी वो मौलवी मिठू है वो हिंदुओं की बच्चियों के पीछे पड़ा है। ये तो और 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में आज फेथ बेस्ड हेटरेड, फेथ बेस्ड, मेरे लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मैं प्यार और मोहब्बत में बिलीव करता हूं और दुनिया का हर मजहब यही प्रचार कर रहा है कि एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो। अगर नहीं कर सकते हो तो इसको मजहब को ना ब्लेम करो, इसमें आपकी अपनी गलती है। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे
लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा, हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। उसके बाद पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई या दोनों की साजिश थी, ये पहुंच गया कराची और कराची में एक सादी जिंदगी जीने लगा। कुछ लोग बोलते हैं ये फंडिंग कर रहा था, फंडिंग जुटा रहा था वहां से, कुछ लोग बोलते हैं ये अब अलग हो गया था, अब ये अपना एक और मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद बताया जा रहा है, ये उस मस्जिद में वहां पर नायब जामा मस्जिद अबू बकर जामा मस्जिद, ये नायब इमाम था उसमें। अब अबू बकर जामा मस्जिद का नायब इमाम, उसको मार दिया गया। ये बात मतलब एक नॉर्मल सी खबर है। ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा आतंकवादी है। आतंकवाद का काम इंडिया में लोगों को मरवाना बहुत आसान होता है। जैसे अजमल कसाब था ना, गोलियां चलाई और कोर्ट में ही वो एक बच्ची थी जिसकी गोली लगी थी, उसने बोला था, दीपिका रोटवान नाम था उसके बच्ची का, उसने बताया था कि ये गोली चला रहा था लोगों पर स्टेशन पे और चलाते हुए हंस रहा था क्या मैं इनको मार रहा हूं। तो इतनी नफरत उसके दिल में भर दी गई थी। ये आदमी भी इंडियंस को मरवाने की, भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते, नहीं अपने मौत से कितना डरते। इन लोगों को मौत से डर होता है, लेकिन ये दूसरे की जान कभी भी ले सकते। खैर ये खैबर पख्तूनख्वा का था और जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको मार दिया गया है, इसकी बॉडी उठा के ले गए। हालांकि बॉडी की फोटोग्राफ्स आ गई है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, इसका रीजन है कि किसी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई जाती। इसको उठा के ले गए बॉडी को और कहीं पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और इस खबर को दबाने की कोशिश कर दी पुलिस ने कि पता ना चले कि ये एक आदमी। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे की के मर्डर की भी खबर आई थी, साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था, ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रह करके क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था। जाहिर है दे रहा होगा। क्या कर रहा था अपने मदरसे, ये जो इसके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते थे, क्या यहाँ से ये लोगों को ट्रेनिंग देकर के लाहौर भेजता था। ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन हाँ ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था कि किसी को ना पता लग पाए। लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया, ये 72 हूरों के पास पहुंचा और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 हूरों के लिए, हमने हूरों से मिलवा दिया।